हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कैसे जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है। तो ये होता क्या है बेसिकली, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है, ठीक है, ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जो कि कुछ जीन्स के एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करता है, यानी उनको फैसिलिटेट करता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और कुछ सर्टेन जीन्स के एक्सप्रेशन को वो जो एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको इनहिबिट करेगा या उनको रिप्रेस करेगा। यानी हमारे जो जीन्स हैं वो स्विच ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। कभी वो टर्न ऑन हो जाते हैं, कभी वो टर्न ऑफ हो जाते हैं, जैसे कि ज़रूरत होती है सेल में या बॉडी में। तो जीन स्विच ऑन कब होते हैं? कुछ जीन्स तब स्विच ऑन होते हैं जब कि कोई सबस्ट्रेट है उसको मेटाबोलाइज होना है। तो उसको मेटाबोलाइज होने के लिए कुछ जीन स्विच ऑन हो जाएंगे और उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोडक्ट्स क्या होंगे, ऑफ कोर्स एंजाइम्स होंगे, कुछ प्रोटीन्स होंगे, तो वो उनको मेटाबोलाइज करेंगे उस सबस्ट्रेट को। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जीन्स को स्विच ऑन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंड्यूसर्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन। जबकि कुछ जीन्स हमेशा स्विच ऑन की स्टेट में रहते हैं और वो अपने मेटाबोलाइट को प्रोड्यूस करते रहते हैं। कब तक? जब तक कि वो मेटाबोलाइट एक्सेस अमाउंट में ना बन जाए और वो एक्यूमुलेट ना होने लगे, ठीक है, जब तक वो एक्यूमुलेट ना होने लगे। या फिर अगर वो मेटाबोलाइट सेल को किसी बाहर के सोर्स से, किसी आउटसाइड सोर्स से अगर वो सेल को मिल जाता है, तो उस केस में, इन दोनों केस में, जब मेटाबोलाइट सेल प्रोड्यूस कर रहा है और वो एक्सेस अमाउंट में बन गया है, अब वो एक्यूमुलेट होने लगा है, या फिर वो मेटाबोलाइट सेल को बाहर से मिल जा रहा है, आउटसाइड सोर्स से उसको मिल रहा है, तो उस केस में फिर वो जीन्स जो स्विच ऑन है हमेशा वो स्विच ऑफ होंगे, ठीक है। तो यानी जो वो मेटाबोलाइट है उसने एक तरीके का इनहिबिट किया या रिप्रेस किया इन जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है। वो बन तो उन्हीं जीन्स की वजह से रहा था, लेकिन बाद में उन्होंने उस मेटाबोलाइट ने इन जीन्स के एक्सप्रेशन को, जो उसको बना रहे थे, उसको स्विच ऑफ किया। तो इसे बोलते हैं फीडबैक रिप्रेशन। आपने फीडबैक इनहिबिशन बहुत बार पढ़ा होगा, इनफैक्ट आपने एंजाइम्स में बहुत पढ़ा होगा या किसी और चीज़ में भी पढ़ा होगा। तो फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है कि जो कोई रिएक्शन चल रही है, लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है वो एक सिग्नल देता है कि हाँ मैं बहुत बन चुका हूँ या जो भी है, और अब मेरा सिंथेसिस बंद करो, और वो फिर कोई रिएक्शन है और ये लास्ट का एंड प्रोडक्ट फिर फीडबैक इनहिबिशन देगा कि हाँ मेरा काम हो चुका है, मैं बन चुका हूँ, और अब इस चीज़ रिएक्शन को बंद करो और मुझे बनाना आप स्टॉप करो। तो इस चीज़ को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रिप्रेशन, यानी इनहिबिशन बाय एन एंड प्रोडक्ट। तो दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में एक मॉडल दिया था। ये दोनों ही फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रांकोइस जैकोब एंड जैकिस मोनार्ड। तो इन दोनों ने एक मॉडल दिया था, या उन्होंने इन दोनों ने ही ओपरॉन मॉडल दिया था। ओपरॉन मॉडल ये क्या है? ये है मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्शन इन ई कोलाई। मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन, यानी कैसे जीन रेगुलेट होते हैं इन ई कोलाई, ठीक है। जैसे ई कोलाई में होता है वैसे ही यूकैरियोट्स में भी होता है। ये ऑपरॉन सिस्टम यूकैरियोट्स में भी हम देखेंगे कि एक्ट करता है, बस ये है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो
हम आज बेसिकली हमारा टॉपिक है ओपरॉन सिस्टम। अब ओपरॉन क्या होता है? व्हाट इज एन ओपरॉन? ओपरॉन क्या होता है? ये डीएनए का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ डीएनए। पहली चीज़ तो ये याद रखनी है कि ये डीएनए का पार्ट है जो कि सिंगल रेगुलेटिंग यूनिट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटिंग यूनिट, और इसमें वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। जीन्स कितने टाइप के होते हैं ये हम जीन टाइप्स ऑफ जीन में पढ़ चुके हैं लेक्चर में। तो इसमें पहली बात तो ओपरॉन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटिंग यूनिट एंड हैज़ वन और मोर स्ट्रक्चरल जीन्स। इसमें ऑपरेटर होता है, प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, अभी हम देखेंगे, रिप्रेसर होता है, और बाहर से जो सप्लाई होते हैं वो इंड्यूसर और को रिप्रेसर होते हैं। ठीक है, अब ये ओपरॉन जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम और एक होता है रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम। तो इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम आपको कैटाबॉलिक पाथवे में मिलता है, जो कैटाबॉलिक पाथवेज हैं, और रिप्रेसिबल आपको एनाबॉलिक पाथवेज में मिलता है। इंड्यूसिबल क्या होते हैं? जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल है इसका लैक ओपरॉन ऑफ ई कोलाई। ठीक है, और इसका है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन ओपरॉन सिस्टम ऑफ ई कोलाई। ठीक है, ई कोलाई में जो ट्रिप्टोफैन वाला ओपरॉन सिस्टम है वो रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम है, और ई कोलाई में जो लैक्टोज वाला ओपरॉन सिस्टम है वो इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम है। लैक ओपरॉन, लैक इज फॉर लैक्टोज, लैक्टोज ओपरॉन सिस्टम वो इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम का पार्ट है। तो होता क्या है, जो इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम होता है उसमें जो जीन्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, स्विच ऑफ रहते हैं, स्विच ऑफ स्टेट में रहते हैं, और यानी बंद होते हैं, टर्न ऑफ होते हैं, और सिर्फ तभी ये स्विच ऑन होते हैं जब इनको कोई मेटाबोलाइट, या आप कह सकते हो सबस्ट्रेट कह सकते हो, ठीक है, नॉट मेटाबोलाइट, जब कोई सब्सटेंस या जो सबस्ट्रेट है जिसको कि इन जीन्स को मेटाबोलाइज करना है। जीन्स कैसे मेटाबोलाइज करेंगे? जीन्स एमआरएनए बनाएंगे, ट्रांसक्राइब करेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन, और वो एमआरएनए जाके आगे ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम्स बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, जो कि इस सबस्ट्रेट को फिर मेटाबोलाइज करेंगे। तो जब कोई सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज होना होता है तो वो क्या करता है, जब वो ऐसा सबस्ट्रेट अगर सेल में आता है तो वो इन जीन्स को स्विच ऑन कर देता है। ठीक है, नॉर्मली ये स्विच ऑफ रहते हैं, और जब किसी सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज होना होता है और वो सेल में आता है तो ये जो सबस्ट्रेट होता है उसकी प्रेजेंस में ये स्विच ऑन हो जाते हैं। रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम क्या है कि ये जनरली स्विच ऑन रहते हैं। ठीक है, ये जनरली स्विच ऑन रहते हैं नॉर्मली, और कोई सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइज करके ये मेटाबोलाइट बनाते रहते हैं। मेटाबोलाइट ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस करते रहते हैं, और जो ये मेटाबोलाइट एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट होने लग जाता है सेल के, या फिर कि सेल को किसी बाहर के सोर्स से अगर ये मिलता है मेटाबोलाइट, तो ये जीन फीडबैक इनहिबिशन या फीडबैक रिप्रेशन से ये स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो ये था इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम और यह है रिप्रेसिबल ओपरॉन सिस्टम। अब एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। तो पहला है इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम, यानी कि लैक ओपरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ओपरॉन सिस्टम जो कि लैक ओपरॉन है, ओपरॉन सिस्टम इन ई कोलाई। ओके,
तो इसमें 4 टाइप के जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। अब हम उन जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और जैसे जैसे हम उन जीन्स के बारे में पढ़ेंगे हमें सिस्टम के बारे में क्लियर होते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो पहले है स्ट्रक्चरल जीन। 4 टाइप के जीन इन्वॉल्व हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, तो इन जीन्स का क्या काम है कि ये mRNA की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? mRNA की सिंथेसिस। ये mRNA की को सिंथेसाइज करते रहते हैं और mRNA सिंथेसाइज होगा तो क्या होगा, आगे जाके वो जब उसका ट्रांसलेशन होगा तो वो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन का काम। किसी भी ओप्रॉन में एक या एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे लैक ओप्रॉन सिस्टम है, इसमें आप देखिए कि इसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन है, ZYA। ZYA लैक ओप्रॉन के स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, और हर एक जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ओप्रॉन का, उसको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चरल जीन को हम, यानी Z एक सिस्ट्रॉन है, Y एक सिस्ट्रॉन है और A एक सिस्ट्रॉन है। तो जो ये लैक ओप्रॉन सिस्टम है इकोलाई का, उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गए और हर एक स्ट्रक्चरल जीन यानी ZYA को हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज आई एम रिपीटिंग। अब ये जो ZYA यानी ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये एडजेसेंट है। देखिए मैंने एडजेसेंट बनाई है, यानी एक के बाद एक बनाए। ठीक है, एक दूसरे से लगे हुए हैं, इसीलिए ये जीन्स क्या है, लिंक्ड है। ठीक है, यानी जब ये जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे, लिंकेज दिखाएंगे। अब ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब क्या करते हैं, इनफैक्ट पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA ये बनाते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA का मतलब क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA क्या होता है कि एक ऐसा mRNA जो कि, वैसे mRNA क्या करते हैं, एक ही प्रोटीन को इनकोड करेगा। ठीक है, लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA जो है वो एक से ज़्यादा यानी सेवरल प्रोटीन्स को, एक से ज़्यादा प्रोटीन यानी सेवरल प्रोटीन्स को वो क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। ठीक है, सॉरी इनकोड करेगा, यानी उस mRNA में, पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA में एक से ज़्यादा प्रोटीन बनने की इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो mRNA है हमारा, वो इन तीनों जीन्स के लिए उसके पास उससे वो इन्फॉर्मेशन लेगा, तीनों जीन्स की इन्फॉर्मेशन लेगा। ठीक है, और जब वो तीनों जीन्स की इन्फॉर्मेशन लेगा, एक ही mRNA में वो इन्फॉर्मेशन होगी, तो जो Z में को जो इन्फॉर्मेशन है, यानी Z में जो एंजाइम में प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जो भी बनना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी उस mRNA में होगी, Y वाले स्ट्रक्चरल जीन की भी और A वाले स्ट्रक्चरल जीन की भी। तो बेसिकली वो mRNA एक से ज़्यादा प्रोटीन बनाएगा। तो इस केस में वो 3 टाइप के प्रोटीन यानी 3 टाइप के एंजाइम्स बनाता है। एक होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक होता है आपका लैक्टोज परमिएज और तीसरा आपका एंजाइम बनाएगा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है, तो आई थिंक आई एम क्लियर, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, mRNA की सिंथेसिस करता है, इसका मेन काम ये है। और mRNA की सिंथेसिस करेगा तो यानी mRNA आगे जाके वही पॉलीपेप्टाइड्स बनाएगा या एंजाइम्स बनाएगा। एक ओप्रॉन जो होता है उसमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और इन स्ट्रक्चरल जीन को, हर एक स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन बोलते हैं। जो लैक ओप्रॉन सिस्टम है इकोलाई का, उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन है, Z, Y और A। अब ये जो जीन्स हैं ये ट्रांसक्राइब करते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA क्या होता है, जनरली mRNA एक ही प्रोटीन या एक ही पॉलीपेप्टाइड बनाता है, लेकिन पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA में ये इन्फॉर्मेशन होती है कि वो एक से ज़्यादा प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो लैक ओप्रॉन सिस्टम में ZYA 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन है, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन एक ही पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA में प्रेजेंट होती है और ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA आगे जाके जब इसका ट्रांसलेशन होगा तो वो 3 टाइप के एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक्टोज परमिएज एंड ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, अब स्ट्रक्चरल जीन कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं ऑपरेटर जीन की। ऑपरेटर जीन क्या होता है?
ऑपरेटर जीन जो है स्ट्रक्चरल जीन के जस्ट बगल में होता है ऑपरेटर जीन, ठीक है। और इसका क्या काम है कि ये कंट्रोल करेगा क्या, mRNA की सिंथेसिस को, जो कि स्ट्रक्चरल जीन में हो रही है। तो एक तरीके से ये स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। अब जो ये ऑपरेटर जीन होता है, ये रिप्रेसर की प्रेजेंस में, अभी हम देखेंगे कि रिप्रेसर क्या है। रिप्रेसर की प्रेजेंस में ये जो ऑपरेटर होगा ये स्विच ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्रेसर की प्रेजेंस में ये स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर कोई रिप्रेसर आया, ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या होता है। रिप्रेसर कोई अगर प्रेजेंट है तो जब वो प्रेजेंट होगा तो जब सेल में प्रेजेंट होगा तो ये जो ऑपरेटर जीन है ये स्विच ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये कंट्रोल कर रहा था स्ट्रक्चरल जीन को, तो स्ट्रक्चरल जीन भी स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा। और ये जो सिंथेसिस है और ये जो भी एंजाइम बनना है वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। ये था ऑपरेटर जीन। तीसरा है आपका प्रमोटर जीन। प्रमोटर जीन क्या होता है? ये इनिशियल साइट होती है जहाँ पर mRNA बनता है, लगता है, ठीक है। इसका काम सिर्फ ये है कि इनिशियल साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, क्योंकि RNA पॉलीमरेज ज़रूरी है, ठीक है। प्रमोटर जीन का सिर्फ ये काम है कि ये यहाँ पर RNA पॉलीमरेज इनिशियली आके बाइंड करेगा और क्या होगा कि हाँ, प्रमोटर जीन का है इनिशियल साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ RNA पॉलीमरेज, और जब कि ऑपरेटर जीन, जो ये ऑपरेटर जीन है, ये स्विच ऑन हो जाएगा तो ये इससे होते हुए आगे बढ़ जाएगा। यानी RNA पॉलीमरेज क्या करेगा? स्ट्रक्चरल जीन में पहुंच जाएगा। कैसे? जैसे ये प्रमोटर जीन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना रखा प्रमोटर जीन। तो जब ये ऑपरेटर जीन स्विच ऑन होगा तो ये यहाँ पर जो RNA पॉलीमरेज है इस ऑपरेटर जीन से होता हुआ स्ट्रक्चरल जीन में चले जाएगा, ठीक है। और वहाँ जब स्ट्रक्चरल जीन में चले जाएगा तो RNA पॉलीमरेज वहाँ पहुँच गया। RNA पॉलीमरेज वहाँ पहुँच गया तो क्या बनेगा? आपका mRNA वहाँ बनना लगेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA होगा, ठीक है। प्रमोटर जीन का सिर्फ इतना सा काम है। अब है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन है, अभी मैंने यहाँ बताया था ये रिप्रेसर। रेगुलेटर जीन क्या करता है? ये रिप्रेसर बनाता है। रिप्रेसर क्या है अभी हम देखेंगे। ये रिप्रेसर बनाएगा, और रिप्रेसर का क्या काम है? रेगुलेटर जीन ये है। रेगुलेटर जीन का क्या काम है कि ये रिप्रेसर बनाता है। रिप्रेसर क्या करता है कि ऑपरेटर जीन, अगर रिप्रेसर बना तो वो ऑपरेटर जीन को बंद कर देगा। ऑपरेटर जीन को बंद करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन बंद हो जाएगा। स्ट्रक्चरल जीन बंद हो जाएगा तो जो भी प्रोसेस है प्रोटीन सिंथेसिस, पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस की, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। रेगुलेटर जीन। अब बात करते हैं रिप्रेसर क्या होता है। ये जो रिप्रेसर बना, रिप्रेसर क्या है? इट इज़ नॉट अ जीन, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। और ये कैसा प्रोडक्ट है? प्रोटीन। रिप्रेसर एक प्रोटीन होता है जो कि रेगुलेटर जीन बनाता है। रिप्रेसर क्या है? एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेटर जीन बनाता है, और ये जाके ऑपरेटर जीन में अटैच हो जाता है, बाइंड करता है। और जब ये ऑपरेटर जीन में बाइंड करेगा तो ऑपरेटर जीन को बंद करेगा। ऑपरेटर जीन को बंद करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन को भी ये स्विच ऑफ कर देगा, क्योंकि ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहे हैं डायरेक्टली। जब स्ट्रक्चरल जीन को ये बंद कर देगा, इसको बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो फाइनली क्या होगा? जो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। mRNA का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेसर क्या है? एक प्रोटीन है जो कि रेगुलेटर जीन बना रहा है। अब है इंड्यूसर।
इंड्यूसर क्या है? इंड्यूसर कोई भी केमिकल हो सकता है, सबस्ट्रेट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, या कोई भी मेटाबोलाइट हो सकता है। और ये इंड्यूसर का क्या काम है? इंड्यूसर का ये काम है कि ये जो है रिप्रेसर के कांटेक्ट में आएगा। रिप्रेसर के अगर ये कांटेक्ट में आया तो ये इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, इंड्यूसर क्या करेगा? इंड्यूसर एक ऐसा सबस्ट्रेट हो सकता है, कोई ऐसा मेटाबोलाइट हो सकता है, हार्मोन या कुछ भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो कि जब रिप्रेसर से बाइंड करेगी, उसके कांटेक्ट में आएगी, तो इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो जब इंड्यूसर ने रिप्रेसर को पकड़ लिया तो रिप्रेसर अब फ्री नहीं है। जब रिप्रेसर फ्री नहीं है तो वो जाके कैसे ऑपरेटर जीन में बाइंड करेगा? ऑपरेटर जीन में बाइंड नहीं करेगा। ऑपरेटर जीन में बाइंड नहीं करेगा तो ऑपरेटर जीन क्या हो जाएगा? अपना काम करेगा, यानी इस स्ट्रक्चरल जीन भी अपना काम करेगा, स्विच ऑन रहेगा तो mRNA का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा? होने लग जाएगा। mRNA का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एट दी एंड आपको जो एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन जो भी बनना है वो बन जाएगा। ठीक है, तो यही काम होता है इंड्यूसर का कि वो रिप्रेसर को ऑपरेटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे कि ऑपरेटर जीन स्विच ऑन हो जाएगा। ऑपरेटर जीन स्विच ऑन होगा तो स्ट्रक्चरल जीन अपना काम करेगा, क्योंकि उसको कंट्रोल करेगा एक तरीके से, वो स्विच ऑन हो जाएगा। और mRNA का क्या हो जाएगा? ट्रांसक्राइब करेगा। स्ट्रक्चरल जीन mRNA को ट्रांसक्राइब करेंगे तो एट दी एंड आपको एंजाइम्स जो है वो मिलेंगे, जो भी आपका उस पूरी प्रोसेस का होगा। अब ये तो बेसिक ओप्रॉन सिस्टम है। ठीक है, अब लैक ओप्रॉन सिस्टम है, इसका कैसे ये सब जीन्स लैक ओप्रॉन सिस्टम, ये जो मैंने यहाँ बना रखा है ये डायग्राम लैक ओप्रॉन सिस्टम का ही है। तो इसमें स्ट्रक्चरल जीन है, ऑपरेटर जीन है, प्रोमोटर जीन है, रेगुलेटर जीन है। ठीक है, इंड्यूसर है और रिप्रेसर है। अब जो लैक ओप्रॉन सिस्टम है इसमें जो लैक्टोज होता है ये इंड्यूसर का काम करता है। ठीक है, तो लैक ओप्रॉन सिस्टम में लैक्टोज जो है इंड्यूसर का काम करता है। तो जब भी हम ई कोलाई के कल्चर में थोड़ा लैक्टोज अगर हम उसमें ऐड करते हैं तो वो जो ई कोलाई है उसकी जो सेल वॉल है उसमें कुछ एंजाइम होते हैं परमीएज यानी जैसा नाम बता रहा है कि वो परमिट करेंगे अंदर जाने को। तो कुछ जो लैक्टोज होते हैं मॉलिक्यूल्स वो बैक्टीरियल सेल के अंदर चले जाते हैं, और ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब ये इंड्यूसर की तरह काम करते हैं। जब ये इंड्यूसर की तरह काम करते हैं तो जो भी वहाँ रिप्रेसर, देखिए लैक्टोज है, ये एक्ट एज अ इंड्यूसर। ठीक है, दिस इज लैक्टोज। तो वो क्या करते हैं कि जो भी रिप्रेसर वहाँ पर होता है उससे बाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इन्होंने इसको बाइंड कर लिया तो ये रिप्रेसर अब क्या कर रहा है? ये जो है ऑपरेटर जीन के साथ ये कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़ पाएगा। जब ये नहीं जुड़ पाएगा तो ये जो 3 जीन है आपके ZYA 3 स्ट्रक्चरल जीन है, इन्होंने एक पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA ये बना लिया। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक mRNA बन जाएगा तो फर्दर जो भी कॉम्प्लेक्स mRNA राइबोसोम कॉम्प्लेक्स बनेगा, tRNA आएगा, वो सब जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन के हम पढ़ चुके हैं, उनसे ये 3 एंजाइम्स यहाँ पर बन जाएंगे। ये जो 3 एंजाइम्स हैं ये जो है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो यही सिस्टम है लैक ओप्रॉन सिस्टम इन ई कोलाई। सेकेंड लेक्चर में अब हम देखेंगे आपका रिप्रेसिबल सिस्टम यानी ट्रिप्टोफैन ओप्रॉन सिस्टम ऑफ ई कोलाई। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।